नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब राजी पूर्वक से होंगे। दोस्तों, आज भी कई लोगों का कमेंट मुझे मिला है कि सर, मेरे पास में आपका वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता। ऐसा हो जाता है 5-6 महीने साल भर में। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा ना, तो एक बार मेरे चैनल पर जाइए। जो आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना, उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए कुछ देर के लिए। आप फिर दोबारा से उसको कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन को ज़रूर दबाइएगा। देखिएगा अगले दिन से टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन वीडियो को मिलता रहेगा। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ ना, ये है कहानी बसंत की। बसंत मौसम की नहीं, एक नौजवान लड़का, उम्र 26 साल के आसपास था और 2 भाई थे। वो बड़े भाई जो थे शादीशुदा थे, रहने वाले बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के। और ये जो काम करते थे, नौकरी करते थे ना, अलग अलग शहर में। बड़े भाई जो थे फरीदाबाद हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर वो सेटल थे। उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नी भी साथ में रहती थी। एक छोटी सी गुड़िया भी थी। और जो बसंत थे ना, वो महाराष्ट्र में काम करते थे, अच्छा जॉब करते थे। लेकिन जब दिवाली आती थी ना, तो दोनों भाई इकट्ठे होते थे। अब ये तो उनके बड़े भाई तो जाते नहीं थे बसंत के पास में, लेकिन बसंत ज़रूर आते थे छुट्टी वुट्टी लेकर के, और फरीदाबाद वाले घर में दिवाली मनाने के लिए आ जाते थे। बसंत की शादी फिक्स हो चुकी थी। साल 2002 की ये घटना है। 2003 में बसंत की शादी अब तय था। परिवार के लोग खुश थे और उनके जो पिता थे ना, वो गुजर चुके थे। रेलवे में काम करते थे, रिटायरमेंट हो चुके थे। अब माँ थी। माँ कभी अपने बिहार के गांव में रहती थी, हाँ कभी अपने बड़े बेटे के पास में हरियाणा में आती जाती रहती थी। लेकिन जो बसंत रहते थे ना, वो अकेले रहते थे। अपने यार दोस्तों के साथ में फ्लैट में रहते थे और आना जाना तो लगा रहता था। अपने गांव भी जाते थे जब भी उनको इच्छा होती थी। माँ से मिल भी आते थे और इसके बाद अपने भाई और भाभी के पास भी आते थे मिलने के लिए। लेकिन दिवाली एक साथ ही सब परिवार मनाता था। उस टाइम उनके गांव से माँ भी आ जाती थी। छोटा सा परिवार था, कोई बड़ा परिवार था नहीं। और जो बसंत थे ना, वो भी अपने महाराष्ट्र से ट्रेन के द्वारा रवाना हो जाते और फिर दिवाली धूमधाम से मनती थी। वही दिवाली का टाइम था। दिवाली बिल्कुल पास में आ चुकी थी और सब बसंत जो थे अब तैयारी कर चुके थे। टिकट बुक थी ट्रेन में और ट्रेन पकड़ भी लिए थे। ट्रेन की सफ़र जारी था। मन ही मन बड़ा खुश थे कि चलो दिवाली इस बार भी जम के मनाएंगे। अब उस घर में कोई छोटा बच्चा तो था नहीं ज़्यादा। अब छोटी सी गुड़िया थी भैया की। वो तो बस पटाखे चलाने से कोई मतलब ही नहीं था। तो पटाखे तो उस घर में कोई चलाने वाला था नहीं। तो बस हम तो अपने लिए ही अब जो इच्छा थी, अब वो सब लेके आए थे कि चलो भाभी के साथ अब छत पर जा कर के और पटाखे चलाएंगे। देवर भाभी में बहुत पड़ता भी था, बनता भी था। एक दूसरे के सब बात को समझते थे। रिश्ता जो था ना, बहुत ही सुंदर था देवर भाभी का। और भाभी भी खुश थी कि कुछ दिनों के बाद में बसंत की शादी हो जाएगी। और उन्होंने बात कर रखा था कि देखो बसंत, बहुरानी तो आएगी शादी होने के बाद में, लेकिन रहेगी फरीदाबाद में। तुम्हें आना जाना करना पड़ेगा, ये तुम्हारे पास अकेले जाके नहीं रहेगी। बसंत हंस देते थे और कहते भाभी, अब भाभी तो हो, जो जैसे करना है आप वैसे उसे रखना। मतलब परिवार बड़ा सुख समृद्धि वाला था। दोनों भाई नौकरी करते थे और कोई घर में ऐसी कोई कमी थी ही नहीं। अब ट्रेन की बात बता रहा हूँ। बसंत जब ट्रेन में सवार हो चुके हैं, ट्रेन अपना निकल रही है, रात होती है। बसंत अपना बर्थ पे लेट जाते हैं। और भी लोग थे जो अपना आराम से लेटे हुए हैं, लेकिन बसंत को नींद नहीं आती है। आंखें बंद किए हुए पड़े हैं, अपना भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। और वही सब करते करते ट्रेन निकलती जा रही है
आधी रात हो चुका था। कंपार्टमेंट में सारे लोग अब जो थे सोए हुए थे। तब एक लड़की उनको अब आती हुई दिखाई देती थी। जवान सुंदर लड़की, लाल सूट पहने हुए, सफ़ेद डिजाइन वाला था वो पहन करके, और जो भी था पहने हुए थी, और आ रही थी कूपे में। आ करके जहाँ जहाँ पर बसंत लेटे हुए थे, जिस बर्थ पर नीचे का बर्थ था, वहाँ आ करके खड़ी हो गई। बसंत अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन आंखों की झिरी से देख रहे थी कि शायद इसका कोई परिवार होगा और इसको ये ढूंढ रही होगी। ऐसा ही बसंत को लगा था, चली जाएगी, यहाँ पर तो ऐसा कोई है ही नहीं। बसंत जब देखते हैं कि अभी तक लड़की गई नहीं है, उनके सामने खड़ी होकर के और बसंत को घूर रही है। बसंत को बड़ा अटपटा लगा। खैर, लड़की के चक्कर में थे भी नहीं, उनका खुद का शादी होने वाला था और ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे। अब वो लड़की कुछ देर देखते हैं आंखें बंद किए हुए। अब लड़की वहाँ से हिलती नहीं है। बड़ा अजीब सा लगता है बसंत को। बसंत अपने आंखें खोल देते हैं और जैसे ही लड़की को लगता है कि अरे ये तो जाग गया है, और लड़की फिर बाथरूम की साइड में चली जाती है। अटपटा तो लगता है बसंत को कि लड़की किसको देख रही थी भाई। यहाँ पर और भी लोग हैं लेकिन किसी की तरफ नहीं देख रही थी, मुझे ही क्यों घूर रही थी। अटपटा तो लगना था। अब इसके बाद वो बाथरूम से आने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन वो लड़की काफ़ी देर हो गया बाथरूम साइड से आई नहीं। बाथरूम उनको भी लगा था कि चलो मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ कि लड़की बाथरूम में है या फिर कहाँ गई। लेकिन जब जाते हैं तो दोनों बाथरूम खुला ही मिलता है, मतलब वो बाथरूम में थी नहीं। बाथरूम से निपट कर के फिर आ जाते हैं, फिर सोते हैं। इस बार उनको नींद लग जाता है। जब नींद लगता है ना, तो अचानक जैसे उनके पास में कोई आ कर के धीरे से आवाज़ दे रहा है, उठो ना उठो ना। बसंत की आँख खुल जाती है, कच्चा नींद होता है और एक आवाज़ में आँख खुल जाती है। जब देखते हैं ना, दोबारा वही लड़की अब उनके थोड़ी ही दूरी पर खड़ी और देखे जा रही है। शायद उसने आवाज़ दिया था। बसंत उठ के बैठ जाते हैं और जैसे कुछ बोलना चाहते हैं ना, तभी कोई जाग जाता है कूपे में। जो बगल में सोया हुआ था वो अंगड़ाई लेके उठ जाता है, शायद उसको बाथरूम जाना था। और तब वो लड़की दूसरी साइड में चली गई। बसंत समझ नहीं पाई ये लड़की बाथरूम में गई थी, वहाँ पर थी नहीं। दोनों बाथरूम खाली पड़ा था और मैं आते हुए भी नहीं देखा। सोने के बाद फिर आ गई। ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते हैं। अब सोने की कोशिश करते हैं, दिमाग में कई तरह का सवाल होता है लेकिन मतलब समझ नहीं पाते। कौन हो सकती है, छोड़ा, हमें क्या करना है, जरूर किसी को ढूंढ रही होगी, हमें उससे मतलब क्या है। फिर वो सो जाते हैं और उसके बाद में लड़की उनको नज़र नहीं आती है। अब सुबह में अपने घर पहुंच जाते हैं, बड़े भाई के घर पर। बड़े भाई और उनका पत्नी देखकर खुश हो जाते हैं, माँ भी थी। अब एक तरह से बातचीत शुरू हो जाता है, अपने बारे में सब बताते हैं कि हमारी वहाँ पर कैसे चल रहा है, जॉब कैसे चल रहा है। अब माँ भी पूछ रही सवाल, सब बातों के जवाब दे रहे हैं। शाम हो गई थी और दिवाली का दिन ही था। वो पूजा पाठ घर में हो रहा है और इसके बाद में जो भाई साहब थे लड़ी भी लगाए थे, छत के ऊपर में रंग बिरंगे लाइटें लगी हुई थी। पूजा होने के बाद में अब हर साल ऐसा होता था कि भाभी जो थी, भाभी से पहले भी पूजा होता था, माँ थी, माँ भी पूजा करती थी। तो दीपक जो थे ना, कुछ दीपक छत के मुंडेर पर रखा जाता था। ये काम करते थे बसंत। नंगे पैर जाना होता था, चप्पल नहीं पहनना होता था। थाली में दीप रख करके हर कोने के छत पर और वहाँ मुंडेर पर दीपक रख करके और आ जाती थी। पूजा का ये नियम था। पूजा हो चुका था, भैया और भाभी बैठे हुए थे, पूजा संपन्न हो चुका था, दीपक थाली में रखा हुआ था। तब भाभी कहती है कि बसंत भैया, ये पूजा वाला जो दीपक है आपको तो पता ही है कहाँ कहाँ रखना है। तब बसंत कहते हैं हाँ भाभी, लाइए मुझे दीजिए। फिर अपना चप्पल तो निकाल ही चुके थे, इसके बाद वो लेके थाल जिसमें दीपक रखा हुआ है चल देते हैं छत पर। पहले ही मंजिल था, ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं थी। छत पर पहुंच जाते हैं, दीपक वहाँ पर एक एक कोने में रखते हैं। दूसरा कोना एक जगह रख के दूसरे कोने में पहुँचते हैं।
तीसरा कोना हो चुका था, बस एक ही कोना खाली था। और उस कोना में दूसरी साइड में अब कुछ खाली सा प्लॉट था, उसमें पेड़ पौधे लगे हुए थे, जंगली पेड़ पौधे जो होते हैं वो लगे हुए थे। उस कोने में जब जाते हैं ना, वहाँ पर भी लाइट लगी हुई थी। जैसे ही कोने पर दीपक रखने जाते हैं, अभी रखे नहीं थे, बस रखने ही जा रहे थे, तभी पीछे से कोई आवाज़ देता है, सुनो ना। जैसे ही मुड़ते कहीं भाभी तो नहीं आ गई। जैसे मुड़ कर देखते हैं, अब वहाँ लाइटें भी जल रही थी, कि ये भी नहीं था कि अंधेरा था। रंग बिरंगी की लाइटें की रोशनी अब चमक रही थी। उस चमक में देखते हैं कि वो ट्रेन वाली लड़की खड़ी है छत पर। ध्यान उनका बिछलता है और वहाँ पर जो रंग बिरंगी लाइटें जोड़ी हुई थी, एक जगह पर नंगी तार थी, टेप लगा हुआ था और कैसे वो टेप हट चुका था। नंगा पैर पड़ जाता है और इसके बाद जोरदार करंट लगता है बसंत को, और ऐसा लगता है कि थाली वाली जो दीपक था वो ले करके और दूसरी तरफ खाली प्लॉट में गिर जाते हैं। इसके बाद उनको कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ में क्या हुआ, कहाँ चोट लगी और मैं हूँ कहाँ पर, कुछ भी याद नहीं है। जब भाभी भैया माँ काफ़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं और बसंत जब नहीं आते हैं, तब भाभी पूछती है कि अभी तक बसंत भैया आए नहीं, आप जरा जाके देखिए, अपने पति से बोलती है। बड़े भैया आप छत पर आते हैं, बसंत को आवाज़ देते, कहाँ हैं, कहाँ हैं छोटे, कहाँ हैं छोटे, लेकिन छोटे तो थे ही नहीं। अब एक तरह से अब चिल्ला के कहते हैं, अरे ऊपर तो दीपक तो जल रहा है 3 कोना पर, लेकिन एक कोना खाली है। सबको इकट्ठा कर लेते, कहाँ है बसंत, बसंत कहाँ है। आखिरकार कुछ पता ही नहीं चलता है। अब सारे लोग परेशान हो जाते हैं, और जब एक कोना खाली था ना, तब वहाँ पर दीपक जो रखा नहीं था, तब भैया को शक होता है कि कहीं उसके साथ में कोई हादसा तो नहीं हो गया। नीचे से टॉर्च मंगाते हैं, और जब उस खाली प्लॉट में देखते हैं तो अब देख करके सन रह जाते हैं। दीपक गिरे हुए हैं औंधे मुंह खाली प्लॉट में। सारे लोग भाग के जाते हैं। दीपक बेहोशी की हालत में है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, बेहोशी टूटती नहीं है। डॉक्टर बड़ा कोशिश करते हैं, लेकिन होश में नहीं आते। डॉक्टर कहते हैं कि आप घबराइए मत, ज़्यादा चोट नहीं लगा है, सब अंदरूनी चोट है, ऐसा कोई जख्म हमें अब बाहरी दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं से कुछ फटा उटा नहीं था, जो भी चोट लगा था अंदरूनी लगा था। सर में भी चोट लगा था, इसलिए थोड़ा चिंतित थे, जो बड़े भाई थे चिंतित थे। डॉक्टर भी बताए थे कि मुझे डर है अब दिमाग में कहीं चोट ना लग गई हो। आखिरकार 2 दिन जब होश में नहीं आते हैं, तब डॉक्टर बोलता है कि शायद अब ये लंबा टाइम चलेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, कोमा में चले गए। सारे लोग, जो खुशी थी दिवाली की ख़त्म हो चुकी थी। अब इंतज़ार के सवाल अब और क्या था, पैसा लगना था और डॉक्टरी इलाज जारी था। 15 दिन के बाद में अब उनको होश आता है। होश आते ही घर में खुशहाली लौट आती है। लेकिन अब उनका जो बदलाव था ना, कुछ हो चुका था शरीर में। सबको घूर घूर कर देखते थे, जो उनका हंसमुख चेहरा था ना, अब वो एकदम मुरझाया सा हो चुका था। भैया भाभी माँ सब उनसे बात करती थी, अब पूछती थी कि अब तेरी तबीयत कैसी है, सर में कोई दर्द वगैरह कोई परेशानी तो नहीं है। तब वो हाथ की इशारे से ज़्यादातर बातें करते थे कि नहीं सब कुछ ठीक है। अब सबको लगा कि भाई इतनी देर अब बेहोशी में रहे, कोमा में रहे, अब टाइम तो उबरने में लगेगा ही। और आखिरकार दवा दारू सब चलता है, और इधर अपना घर में अब आ जाते हैं। अब डॉक्टरों की दवाई जो है अब टाइम पर खिलाए जाओ और इनकी देखभाल करो। डॉक्टरों ने बोल दिया अब चिंता कोई बात नहीं है। घर में अब जो बेचैन थे सब शांत हो चुके थे कि अभी बसंत बिल्कुल ठीक ठाक है और विशेष चिंता करने की बात नहीं है। एक रात बसंत अपने कमरे में माँ के पास, माँ की खटिया बगल में रखी हुई थी और सोए हुए थे। माँ बेटे गहरी नींद में हैं, आधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका है। बसंत को प्यास लगती है, अपने माँ को आवाज़ देते हैं कि माँ माँ मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। लेकिन माँ तो उठती नहीं है। एक हाथ अब उनको दिखाई देता है। जब हाथ देखते हैं ना, तब वो चीखने लगते हैं, माँ माँ जल्दी उठो, जाम माँ जल्दी उठो।
माँ एकदम हड़बड़ा के उठती है, क्या हुआ बसंत, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो माँ कहते हैं, माँ तू तो उठी नहीं ना, देख एक लड़की थी और वो अपने हाथों में एक गिलास में पानी ला करके मुझे दे रही थी। माँ को लगा कि बेटा ख्वाब देख रहा था। माँ समझाती कि बेटा मैं यहीं पर हूँ ना, तू आराम से सो, मैं तुम्हें पानी दे रही हूँ और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। माँ एक एक कोना छान मारती है और वहाँ कोई था ही नहीं, माँ को नज़र ही नहीं आया। तो माँ समझा देती है कि बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है, तेरा दिमाग का वहम है और कुछ नहीं है। अब उनको भी लगता है बसंत को कि हाँ ये मेरे दिमाग का ही वहम है। अब इसके बाद में जहाँ पर इनकी शादी होनी थी ना, उनको भी पता चल जाता है कि हमारा दामाद है, अब गिर पड़ा है। वो लोग भी आ जाते हैं। अब इनका जो मनोदशा देखते हैं, सब कुछ बातचीत करते हैं, लेकिन पहले वाले बात नहीं थी, एकदम बदलाव आ गया था, सुस्त हो चुके थे और जैसे कोई खुशी उनके चेहरे पर झलकती नहीं थी। अब ये सब बदलाव होने के बाद में जो शादी वाले जो करने वाले थे, ना जाने उनके मन में क्या समाया और वो शादी के लिए मना कर दिए। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा कई बार अब वहाँ पर किसी के साथ ज़रूर होता है। बड़े भाई समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दूसरा शादी हो जाएगा। अब इसके बाद नौकरी पर अब जाने के लिए तैयार होते हैं बसंत। माँ कहती है कि बेटा अब ठीक है ना। कुछ महीने के बीतने के बाद में 2 महीना हो जाता है। इसके बाद में बसंत कहते हैं कि माँ अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी दिन हम यहाँ पर गुजार लिए, अब मुझे चलना चाहिए। माँ कहती है कि बेटा तू अकेले कैसे रह पाएगा, चल मैं तेरे साथ में चलती हूँ। लेकिन बसंत मना कर देती है कि नहीं माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ में रहता हूँ, आई कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो मैं स्वस्थ हूँ ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब उनके मन में एक सदमा और बैठ गया था, शादी वाला, कि मुझे ऐसा क्यों हो गया। मेरी जो शादी तय हुई थी, फिक्स हो गई थी, 2003 में डेट वगैरह सब कुछ रखा गया था, कैंसिल हो गई थी। थोड़ा सा उस बात के लिए परेशानी था, लेकिन बड़े भाई ने समझा दिया कि चिंता करने की बात नहीं है, अरे बहुत सारे आएंगे लोग, बहुत रिश्ता आएगा, अब मैं जल्दी ही तुम्हारा रिश्ता करूँगा। भाभी भी कह रही थी कि देवर जी चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द रिश्ता का प्रबंध करती हूँ, आप जाओ आराम से नौकरी करो। अब इसके बाद बसंत आ जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ में उसी ऑफिस में जॉब करते हैं। पूरी घटना उनको बता दिया गया था, ऑफिस वाले को सब पता था। कई दोस्त जुड़ते हैं, सबके चेहरे पर अब जो पहले वाली खुशी अब बसंत के झलकती थी, वो खुशी नहीं दिखती थी। तो सब दोस्त बोलने लगे कि बसंत ये एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट ही कहा जाएगा, ये एक्सीडेंट होने के बाद में तेरा बर्ताव बदल गया है, पहले वाली खुशी तेरे चेहरे पर झलकती नहीं, जैसा तू हमेशा हंसता था, मुस्कुराता था और हंसी मजाक करता था, वो बात रही नहीं। बात क्या है दोस्त, तेरे अंदर कोई गम है क्या, या वो एक्सीडेंट का असर है? अतः बसंत कहने लगे कि शायद एक्सीडेंट का ही असर है, ऐसे कुछ नहीं है, कुछ दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब बसंत ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते थे और अपने एक साथी के साथ में कमरा शेयर करके, फ्लैट शेयर करके अब रहते थे। साथी भी उनकी देखभाल करता था, उसको भी पता था कि बसंत के साथ में ऐसा हादसा हुआ था, ये हादसा को झेल पाए थे। अब वो भी उनका ख्याल रखता था और ये रात में कभी भी अकेले बसंत सोते नहीं थे। अब उसको वो भी चीज़ पता था कि बसंत कभी कभी डर जाते हैं, सब उनको जानकारी दी गई थी। अब इसके बाद वो घर जाता है, लेकिन अपने एक दोस्त को बता के जाता है कि देखो भाई, हमारे साथी के पास में अब रात गुजारना, उसको अकेले हम छोड़ नहीं सकते, उसके साथ में ऐसा हादसा हुआ है। और वो बेचारा डर जाता है। तब वो साथी मान जाता है और कहता ठीक है, अब 2-3 दिन तो रुकता है, लेकिन उस वक्त में बसंत के साथ में ऐसा कुछ केस नहीं होता है। अब इसके बाद भी उसको कोई काम आ जाता है और वो भी रात को नहीं आता है। बसंत उस रात में अकेले थी और नींद नहीं आ रही थी, बेचैन थे, ना जाने सर उनका क्यों भारी भारी सा लग रहा था। आधी रात हो चुकी थी। अब इसके बाद आंखें बंद करके अपने बेड पर लेटे हुए थे। अब कोई था ही नहीं कि जिससे बातचीत कर सके, अपने आप में गुम थे और अपनी शादी की चिंता कर रहे थे कि मेरी शादी टूट गई, पता नहीं कब अब रिश्ता आएगा,
कैसी लड़की अब मिलेगी। आइए, लड़की भी हमने देख रखी थी, लड़की भी पढ़ी लिखी थी, सुशील थी, यही सब अपने मन में सोच रहे थे। और तभी कमरे में जैसे किसी ने उनका आवाज़ दिया, सुनो ना। वही आवाज़ थी जो ट्रेन में सुनाई पड़ी थी और उनके छत पर दिवाली वाली रात को। जब देखते हैं ना तो एकदम कांप जाते हैं। वही वेशभूषा और कोई बदलाव नहीं था। नौजवान लड़की और लाल सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दे रही है, बाल खुले हुए हैं। जब देखते हैं ना बसंत तो एकदम डर जाते हैं। और तब लड़की कहती है, अरे अरे रुको रुको, डरो मत डरो मत, तुम बहुत डर चुके हो, आज सब मेरी वजह से हुआ है। बसंत एकदम खौफ में भरे पड़े हैं, हाथ पैर कांप रहा है। उनको भी लग रहा है ये जो लड़की है ना कोई चुड़ैल ही है। इतना तो जानते थे, आज चुड़ैल के नाम से अच्छे से लोग कांप जाते हैं। और वो लड़की तो उनके सामने में थी और उनसे कह रही थी कि तुम मेरे से डरो मत डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। लेकिन बसंत एकदम खौफ में थी। अचानक उस लड़की को अपने कमरे में देख करके, ये कमरे में कैसे आ गई, ये हवा में तैर के तो नहीं आई होगी। एकदम खौफ में भर गए थे और कहने लगे, बसंत आप जो कोई भी हो, आप चले जाओ यहाँ से, आप चले जाओ, आप चले जाओ। मुझे लग रहा है कि आप ही की वजह से सब कुछ ये सब घटना हुआ है। आपने ही शायद उस टाइम मुझे छत से गिराया है। आप मुझसे क्या चाहती हो, आप मुझे अकेले छोड़ दो और चले जाओ चले जाओ। बार बार हाथ जोड़े बसंत उस लड़की से रिक्वेस्ट प्रार्थना कर रहे थे कि आप मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। लड़की बार बार कह रही थी कि तुम मुझसे डरने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, ना मैं तुम्हें डराने आई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे वजह से ही तुम उस छत पर गिरे थे, मैंने नहीं गिराया था, लेकिन मैं वजह अपने आप को मानती हूँ। आज तब से मैं तुम्हें अकेले में मिलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम अकेले होते ही नहीं हो। आज मैं जब देखा कि तुम अकेले हो, तब तुम्हारे पास में अब आई हूँ, मुझे कुछ बात करनी तुमसे। बसंत बहुत डरे हुए थे, बदन कांप रहा था, डर के मारे अब बुरा हाल था। अगर बसंत की जगह पर कोई भी होता उस टाइम में, वो भी डर सकता था। जैसी हालात थी, अचानक कमरे में लड़की का प्रकट होना और वो कह रही है कि मैं अब मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों ना डरे भाई, तुम हो कौन? अब ना तो बसंत जानते हैं। डरे हुए हालात में बसंत बार बार कह रहे हैं, आप मेरे घर से निकल जाओ, मेहरबानी करो, मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। और तब लड़की उनके पलंग पर बैठ जाती है, बिस्तर पर बैठ जाती है। एकदम बसंत उछल जाते हैं और वो उठ के खड़े हो जाते हैं। लड़की बाँह पकड़ कर कहती, नहीं बैठो, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। जो मेरी गलती है ना, मैं उसको सुधारना चाहती हूँ। मुझसे सब कुछ धोखे से हो गया, मुझे तो कहीं और जाना था और मैं गलत जगह पर पहुँच गई। जब ये बसंत सुनते हैं ना, तब भी उनको विश्वास नहीं होता। ये बसंत ने जो अब जाना था भूत के बारे में, प्रेत के बारे में, चुड़ैल के बारे में, कि चुड़ैल किसी की नहीं होती है, वो किसी के भला नहीं कर सकती, हमेशा लोगों को नुकसान ही पहुंचाती थी। ऐसा ही उनके मन में अब भरा पड़ा था विचार और वो खौफ में थी। बार बार कह रहे थे कि आप चले जाइए चले जाइए, लेकिन लड़की कह रही थी कि नहीं, आज तुम अकेले हो, अब मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और मैं बिना अपनी बात ख़त्म किए बिल्कुल नहीं जाऊँगी। इसके बाद पलंग पर बैठी हुई और हाथ पकड़े हुए बसंत का। बसंत को लग रहा है कि हाथ अब जो पकड़ रखी है ना, मेरा शरीर अब कांप रहा है। लेकिन लड़की कह रही कि बसंत डरने की जरूरत नहीं है, तुम शांत बैठो और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुझसे जो गलती हो गई है मैं उसको सुधारना चाहती हूँ। बसंत चुपचाप बैठे हुए, डर तो लग रहा है, अब उनके पास में कोई ऑप्शन तो नहीं था। अब इतनी नज़दीक लड़की बैठी हुई, वो तो भाग भी नहीं सकते थे, ऐसी हालत था। जानते थे कि अगर भागूंगा तब भी वो मुझे पकड़ लेगी। अब तो ये चुड़ैल है, ये कुछ भी कर सकती है। उनकी नज़र में वो लड़की चुड़ैल थी, जैसा वो उन्होंने समझ रखा था। तब लड़की थोड़ा शांत होती है और फिर कहती है कि बसंत, मैं तुम्हारे पास में जो ट्रेन में दिखाई पड़ी थी ना, मैं अपनी गलती मानती हूँ।
मैं तुम्हें तो जो समझा था ना, तुम वो थी नहीं। तुम्हारी शकल सूरत के लड़के के पास मुझे आना था और उसका कुछ मुझे नुकसान करना था। मुझे ऐसा ही भेजा गया था। हाँ, मैं जब तुम्हारे पास में आई, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, तुम नहीं है वो। मुझे अपनी आप पर ऐसा कुछ लगा था, विश्वास हुआ था। हाँ, तब मैं तुमसे दूर हो गई थी। मैं तुम्हारे पास दोबारा आई जब मुझे आदेश मिला कि नहीं, वही लड़का हो सकता है। लेकिन मेरे मन में लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपका पीछा नहीं छोड़ी। मुझे ऊपर से आदेश मिल रहा था कि नहीं, वही लड़का है, उसी के पास तुम्हें जाना है और उसको तुम्हें तबाह करना है। तुम्हें उसके साथ में बहुत कुछ करना है। अब मैं तुम्हारी पीछा करती रही, तुम्हारे घर तक आ गई थी और उस रात मैं तुमसे बात करना चाहती थी। मैं पूछना चाहती थी कि तुम वही लड़के हो या कोई और है। लेकिन तुम मेरी बात सुनकर के एकदम डर गए थे। आज तुम अपनी ही गलती से उस करंट के चपेटे में आ गए थे। मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, तुम खुद गिर गए थे। मुझे इस बात का अफसोस था। जब तक मैं तुम्हारे पास पहुंची तब तक तुम्हारे परिवार के लोग आ गए थे। मुझे जाना ही पड़ा। तब मैं उस जगह पर पहुंचती हूँ जहाँ से मुझे आदेश मिला था। अब जो बसंत थे समझ में नहीं आ रहे थे कि लड़की ये सब मुझे क्यों बता रही है, मुझे ये क्यों समझा रही है। ये तो चुड़ैल है, हमेशा लोगों को अब नुकसान पहुंचाती है। ये भलाई कब से करने लगी। मन ही मन सब विचार करते हैं बसंत, समझ नहीं पाते हैं। तब लड़की कहती है कि मैं एक आत्मा हूँ, एक आत्मा हूँ। मुझे किसी ने बस में कर रखा है और उसके मुझे आदेश का पालन करना पड़ता है। अगर मैं पालन न करूं तो वो मुझे तकलीफ देता है। उस तकलीफ को मैं सहन नहीं कर पाती हूँ और मुझे उसका आदेश को पालन करना पड़ता है। मैं तो कब से उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। वो शक्तिशाली है और मुझे अपने बंधन में बांध रखा है। मैं दूर भी नहीं भाग सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ ना, ये गलत है। ये मेरा पहला ही काम था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, ना तुम्हें तकलीफ देना चाहती थी। कि मैं ऐसी कोई आत्मा थी नहीं, मैं ऐसी दुष्ट आत्मा थी ही नहीं। मैं तो लोगों को अब भला करना चाहती हूँ। मैं किसी के साथ में कोई बुरा नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो भी मुझे अपने काबू में किए हुए था ना, उसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को तकलीफ देना ही था। अब बसंत सब कुछ समझते हैं। डर जो था अभी भी है उनके शरीर में। अब भागे कैसे? अगर भागते हैं तो लड़की फिर पकड़ लेगी और उनकी हिम्मत भी नहीं थी कि उस जगह से भागे। लड़की एकदम शांत होकर के बाजू पकड़ रखी है बसंत की, जैसे लग रहा है कि बसंत भाग जाएंगे। और वो अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती थी। फिर वो कहने लगी कि जब मुझे ऐसा लगा कि ना, मुझे इससे मुक्ति पाना है, इस जगह से मुझे मुक्त हो जाना है और उस लड़के के साथ में जो कुछ घटा है मैं उसकी भरपाई करना है। मैं फिराक में लगी रही और आखिरकार मुझे मौका मिल जाता है। उस जगह से मैं भाग आती हूँ, पीछा छुड़ा देती हूँ, अपने आप को छिपा के कुछ दिन रखती हूँ और तब मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में पहुँचती हूँ। मैं तुम्हारी सेवा भाव करती हूँ, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलता है। आखिरकार तुम होश में आ जाते हो और मैं तुम्हारे साथ में घर में आती हूँ। लेकिन तुम्हारे घर में पूजा पाठ होता था ना, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा मुझे तकलीफ होती थी। मैं छत पर इधर उधर मंडराती रहती थी। इसके बाद तुम सही हो गए और तुम्हें, मुझे लगा कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी रिश्ता सब कुछ टूट चुका है। जो तुम्हारी शादी होनी थी वो भी टूट चुका है। मुझे लगा कि मुझे रिश्ता कराना चाहिए, बात करना चाहिए। फिर मैं तुम्हारी भाभी के दिमाग में बैठ गई हूँ। तुम्हारी भाभी से मैं सब कुछ, जो कुछ कराना था, अब मैंने वो बात करा दी है। तुम्हारा रिश्ता अब तय हो चुका है। एक सुंदर सी लड़की है और बहुत ही खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। तुम्हें कुछ दिनों में खबर आएगा और तुम चले जाना और तुम उस लड़की से शादी करना और देखना तुम्हारा घर कैसे संभाल के रखती है। मैं इसी बात के लिए, ये बात करने के लिए तुम्हारे पास आई थी कि मेरे से जो नुकसान तुम्हारे प्रति हुआ है, मैं उसकी कम से कम भरपाई तो कर लूँ। हाँ, इसके बाद मैं तुमसे मिलूंगी नहीं। जब बसंत सुनते हैं ना, हैरान रह जाते हैं।
उनको लगता है ये सब स्वप्न में चल रहा है, ऐसा कहीं होता है दुष्ट आत्मा आ करके इतना प्रेम से किसी के साथ में बात करे? नहीं नहीं नहीं। लड़की को मन में डाउट हो जाता है और तब अपनी बात को फिर से दोहराती है कि देखो बसंत, मैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं हूँ, मैं हूँ प्रेत आत्मा। अब मेरी किस्मत में यही लिखा तो मैं प्रेत आत्मा बन चुकी हूँ, लेकिन मैं किसी के नुकसान कभी भी नहीं पहुँचाना चाहूँगी। मैं लोगों को मदद कर सकती हूँ, अगर ना मदद कर सकूँ तो मैं किसी का नुकसान भी नहीं पहुँचा सकती। तुम्हें बेफिक्र हो जाना चाहिए, जो भी मुझसे बन पड़ा मैं तुम्हारे लिए किया हूँ। हाँ देखना, ये शादी जब करोगे ना, वाकई वो तुम्हारे घर को अब एक तरह से स्वर्ग बना के रखेगी। उससे रिश्ता कभी मत तोड़ना और ना उस लड़की को तुम कभी तकलीफ देना। वो तुम्हारे घर में लक्ष्मी बन के आ रही है। अब वाकई में बसंत कहते हैं इसके बाद वो लड़की चली गई थी, दरवाजे के आर पार हो गई थी। अब मैं तो बस देखता ही रह गया था। काफ़ी टाइम तक तो मैं बस ऐसे ही बेड पर कांपता रहा था कि ये सब क्या है, ये सब क्या है। इतना मैं सब कुछ समझता नहीं था। आखिरकार जब सुबह होती है तब मुझे लगता है कि ना, ये कैसे हो सकता है, ये प्रेत आत्मा ही थी, बंद दरवाजे से अंदर आई है। अब मैं अपने दोस्तों से कुछ कहता नहीं हूँ, कहीं मजाक का पात्र बनूं। और मैं इंतज़ार करने लगता हूँ कि लड़की ने जो बात कही थी कि मैं तुम्हारे भाभी के दिमाग में बैठी और मैं अब सब कुछ रिश्ता का प्रबंध करा दिया हूँ, और वो लड़की बहुत ही सुंदर है जिसे तुम्हारा अगला रिश्ता होने जा रहा है। कुछ दिन इंतज़ार में करता हूँ और उसके बाद वो आत्मा लड़की मुझे अब नज़र नहीं आती है। मेरा दोस्त भी आ जाता है। कुछ दिनों के बाद में अब भाई साहब मुझे खबर करते हैं कि जल्दी से आ जा, एक रिश्ता आया है और तुझे देखना चाहते हैं, और उनको भी अब शादी करने की जल्दी है। मैं जब ये खबर सुनता हूँ ना, तो बाकी में उस आत्मा को मुझे याद आ जाती है। उसने भी ऐसा ही कुछ बोला था कि तुम्हारी जल्द से जल्द रिश्ता होने वाला है। आज देखना, जो तुम्हारी पत्नी बनेगी ना, अब वो घर के तुम्हारी स्वर्ग बना देगी। लक्ष्मी के रूप आ रही है। और वही होता है, मैं घर पहुंचता हूं और तब मुझे पता चलता है कि जो ये रिश्ता जो कराया है ना मेरी भाभी ने, मुझे उस लड़की की एक एक बात मुझे याद आने लगती है, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं हूँ। शादी मेरी हो जाती है। अब सब कुछ वैसे ही थी, जितना सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी। अब इसके बाद में अब ऐसा ही होता है जैसा वो लड़की बताई थी। देखना, एक दिन तुम्हारा घर जो है ना स्वर्ग की तरह होगा, जैसे वो लक्ष्मी बन के आई हो। मेरी तरक्की हो जाती है। सबसे पहले मेरे भाई साहब की तरक्की होती है और इसके बाद मेरी भी तरक्की हो जाती है। मैं अपनी भाभी को कहता हूँ कि मैं अब अपनी लक्ष्मी को लेके जा रहा हूँ, और तब भाभी डांट पिला देती है और कहती है कि नहीं देवर जी, ये कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहेगी, मेरे घर में रहेगी, और तुम्हें आना है 15 दिन पर, 20 दिन पर, महीना दिन पर तुम आते रहना। और ऐसे ही मेरे साथ में 3 साल तक चला था। भाभी जाने ही नहीं देती कि तुम अकेले कहाँ ले जाकर रहोगे। और इसके बाद माँ को मना लेती है और कहती है कि बहू के साथ में जाकर रहो। मैं एक घर लेता हूँ अलग से, और फिर अपने माँ के साथ और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता हूँ। अब वाकई में जब से मेरी पत्नी आई ना, जो कुछ था मेरा बिगड़ा हुआ और सब कुछ बनता हुआ चला गया। अब वाकई में उस प्रेतात्मा की लड़की की कही हुई एक एक बात सच साबित अब होती जा रही थी। आखिरकार जब एक मौका आता है, हम सारे परिवार के लोग जुटे हुए होते हैं अपना हरियाणा वाले घर में, भाई साहब के घर में, और तब मैं वो जिक्र करता हूँ। मेरी बात को कोई यकीन नहीं करता है, और ख़ास करके मेरे भाई साहब, वो भूत प्रेत को मानते ही नहीं थे। लेकिन भाभी कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा खटका लगा था, मेरे जैसे सपने में कोई आया हो, ऐसी ही लड़की मुझे दिखाई दी थी, और उसने बताया था सब कुछ। सोचते हुए दिमाग को अब बताने लगी, और तब मुझे लगा कि हाँ, वो खुद बोली थी कि मैं तुम्हारी भाभी के दिमाग में गई और सब कुछ सेट कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी बसंत जी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई बीती है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर आप किसी भी भेज सकते हो।
और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।